Hello everyone, good morning. Myself दीक्षित कुमार from Little Angels Senior Secondary School कनोडा। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हम इंग्लिश मीडियम 12th, हिंदी मीडियम 12th और क्लास 10th के बहुत सारे लेक्चर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के पूरे करा चुके हैं। और इसी दौरान कल हमने क्लास 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। उसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस लेक्चर पर जाइए, उसे देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व का सेकेंड लेक्चर। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे का पार्ट। कल हमने बहुत सारी चीजें बेसिक्स पढ़ी थी कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, क्यों को डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व की संख्या कितनी है, कौन से वर्ग में आते हैं, कौन से आवर्त में होते हैं, क्या उनका परमाणु क्रमांक होता है, कहां से कहां तक होते हैं, कौन कौन सी श्रेणियां होती है, बहुत सारी बात मैं आपको कल बता चुका हूं। आप वो वीडियो देखें पहले, उसके बाद ही आप आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे डी ब्लॉक के तत्व के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आज 3D श्रेणी, मतलब हम आज पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसके बारे में आपको बता चुका था कल कि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर कुल 4 श्रेणियां होती हैं। 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D को हम कह रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D को द्वितीय, 5D को तृतीय और 6D को चतुर्थ। तो यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी किसको कह रहे थे हम? 3D श्रेणी को। प्रथम श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? 3D श्रेणी की हम इसको कहते हैं। 3D श्रेणी आपको वर्ग संख्या तो फिक्स है इनकी। वर्ग संख्या क्या? वर्ग संख्या 3 से 12। वर्ग संख्या 3 से 12। 3D श्रेणी की आवर्त संख्या क्या होगी? 3D श्रेणी की आवर्त संख्या 4। 3D श्रेणी की आवर्त संख्या क्या होगी? 4। वर्ग संख्या 3 से 12, आवर्त संख्या 4। चौथे आवर्त में आपको 3D श्रेणी के तत्व मिलेंगे। ये तो बेसिक बात है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं मैं अभी बात करूंगा आगे। कल भी मैं बता चुका हूं आपको 3 रीजन है इसके, तीनों रीजन में बताऊंगा डिटेल में। दूसरा वर्ग संख्या की बात होगी, आवर्त संख्या। अच्छा, 3D श्रेणी के अंदर तत्व कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको कल बता चुका हूं। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30। कहां से कहां तक? 21 से 30। और तत्व कौन से हैं? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये 10 तत्व आते हैं 3D श्रेणी के अंदर। तो अब हम कुंडली बनाएंगे 3D श्रेणी की, या हम कह सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की कुंडली यहाँ पर हम बनाएंगे। तो उसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए? तो आपको चाहिएगा एक तो परमाणु क्रमांक, एक आपको चाहिएगा तत्व का प्रतीक, तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आपको एक तो डिटेल चाहिए क्या? परमाणु क्रमांक। ठीक है, फिर आपको चाहिएगा तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, फिर तत्व का नाम, फिर आपको लेना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये डिटेल भरनी है आपको 3D श्रेणी। क्या क्या चीजें चाहिए? परमाणु क्रमांक चाहिए आपको, एक चाहिए तत्व का प्रतीक, तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन चीजों को लेकर हम डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए परमाणु क्रमांक। क्या लिखेंगे आप? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में क्या क्या चाहिए अपन को? तो परमाणु क्रमांक है इसका 21 से लेकर 30 तक। कहां से कहां तक? 21 से लेकर 30 तक। कल बता चुका हूं मैं। तो परमाणु क्रमांक लिख दीजिए आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक हमने लिख दिए हैं जिंक के। अगला आपको देखना है तत्व का प्रतीक। तो उसके लिए मैं कल आपको ट्रिक भी बता चुका हूं और नाम भी बता चुका हूं। ट्रिक क्या थी इसकी? तो ट्रिक के साथ आप करते जाइए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फे को नी क जिन। मिल गया?
ये बताइए कि मैंने कल आपको ट्रिक साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन, ये मैं आपको बता चुका हूं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन, ठीक है। अगला अगर अपन बात करें क्या तत्व का नाम, तो पहला तत्व कौन सा है आपका, स्कैंडियम। पहला तत्व है स्कैंडियम, ठीक है। दूसरा आपका तत्व है टाइटेनियम। दूसरा तत्व क्या है, टाइटेनियम। तीसरा है वेनेडियम। तीसरा तत्व है आपका वेनेडियम। चौथा आपका तत्व है क्रोमियम। चौथा है क्रोमियम। पांचवा आपका है मैग्नीज। मैग्नीज यहां पर। इसके बाद है आपका फेरस, इसको आयरन भी कहते हैं, फेरस। उसके बाद आपका है कोबाल्ट। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो 21 से लेकर 30 तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेकोनिकजिन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और 3D सीरीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, दिमाग में रखना। यहां से एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रश्न आएगा, डंके की चोट पर आएगा। एक बार सीयू का पूछ रखा है, एक बार क्रोमियम का पूछ रखा है, एक बार Cu+3 का पूछा है, एक बार Fe+3 का पूछा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रश्न आना है, इसलिए इनके नाम, परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखना, अब आपको क्या करना है, तो आप फर्स्ट का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 का। तो सबसे पहले किस पे पढ़ते हैं, 1s2, फिर क्या पढ़ते हैं 2s2, फिर क्या पढ़ते हैं 2p6, फिर क्या पढ़ते हैं 3s2, फिर क्या पढ़ते हैं 3p6। 3p6 के बाद हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन 4s में, तो हम भरेंगे 4s2, 2 to 4 6 10 12 6 18 to 20, 20 हो गए। एक बचा हो जाएगा 3d1 और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में जा रहा है, इसीलिए तो हम इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखना, मैंने आपको कहा था कि बार बार इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको नहीं लिखना चाहिए, 11 में मैंने सिखा रखा है। तो मैंने आपको कहा था उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 18 वर्ग जो है अक्रिय गैस है, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, हीना, नेहा और करीना की जेरोक्स रानी। ट्रिक है आपके पास, हीना, नेहा और करीना की जेरोक्स रानी। इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। इस ट्रिक की मदद से आप इनको याद रख सकते हो। परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनका परमाणु क्रमांक। तो ये इनका परमाणु क्रमांक और इनका प्रतीक दोनों आपको याद रखना है। अब देखो इसमें आपको कौन सा भरना था, 21। तो आप देखो 21 के पास में कौन सी है, अक्रिय गैस, तो 18। 21 के पास में कौन सी है, 18। तो आप गिनो यहाँ पर 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका होगा, आर्गन का। दिमाग दौड़ाइए, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो किसका होगा, वो तो आर्गन का ही है ना, सेल्फ अंडरस्टूड है। खुद हम दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो आर्गन का है। मतलब बार बार मैं इस चीज को लिखने की बजाय यहाँ पर आर्गन लिख दूं इन शॉर्ट। इतने भाग को मैं ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, आर्गन। तो ये मैंने लिख दिया आर्गन। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आगे आपको फिर जरूरत पड़ेगी इसकी। ये मैंने लिख दिया आर्गन। आर्गन को लिखने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 4s2 3d1। ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, स्कैंडियम। तो यहां तक 21 था, आगे लाइन से भरने, तो फटाफट भर दीजिए। आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s2 3d4, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d9 और आर्गन 4s2 3d10। देख लीजिए अब सब में, यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 18 और 2 20 और 1 21।
18 और 2 20 और 2 22, 18 2 20 और 3 23, 18 2 20 और 4 24, 18 2 20 और 5 25, ऐसे ऐसे समय बराबर इलेक्ट्रॉन भर रहे। तो हमने जो निकाला ना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखना 24 और 29 इन दोनों के ऊपर स्टार लगाया हुआ है। क्रोमियम और कॉपर इन दोनों पर स्टार लगाया हुआ है। मैं उनको बॉक्स में पैक कर देता हूं। ये रहा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने लिखा है वो गलत है। वो क्या है? गलत है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है कुछ और। इन दोनों को मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं बताइए मुझे। इन दोनों को मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन आपको बाकी सब समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? मैंने सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया है। आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है, तो समझ में आ चुका होगा। अब हम अलग से बात करेंगे कॉपर एंड जिंक की। तो हम अब अलग से पढ़ेंगे 24 कॉपर एंड 24 क्रोमियम एंड 29 कॉपर। अब हम 24 एंड 29 की अलग से बात करेंगे, और ये पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों अलग हुआ। इसलिए मैं उन दोनों को स्पेशल अलग लेकर बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप बता सको कारण। कई बार क्या होता है, बच्चे देख तो लेते लेकिन वो यूं के बात को टाल देते कि सर ये तो अपवाद है, एग्जेप्शन है। अरे एग्जेप्शन है, अपवाद है, लेकिन उसका कारण तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर इस कारण से ये ऐसा हो रहा है। तो एक तो मैंने आपको कहा था परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम, एक मैंने आपको कहा था 29 कॉपर। ध्यान से देखो, अब आपने जो लिखा था वो क्या आ रहा था? यहां तो हमने लिख दिया था आर्गन, फिर हमने भर दिया 4s2, फिर आ रहा था 3d4। यहाँ क्या आ रहा था? आर्गन 4s2 3d9। अब क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ रखा था कि हमको ये पता है कि डी की क्षमता कितनी होती है? 10। डी की क्षमता कितनी होती है? 10। सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? सबसे ज्यादा स्थायी। तो या तो पूरा क्या हो, खाली हो तो वो स्थायी D0, ये याद रखना। पूरा खाली हो तो वो स्थायी D0 सबसे ज्यादा स्थायी। उसके बाद सबसे ज्यादा स्थायी क्या होगा? D10। उसके बाद सबसे ज्यादा स्थायी क्या होगा? D10 पूर्ण भरा हुआ। और उसके बाद स्थायी कौन सा होगा? अर्धपूरी। ये स्थायित्व का क्रम है। ये क्या है? स्थायित्व का क्रम। अब देखो ये D4 पर आकर रुका हुआ है, तो इसके मन में लालच चाहिए कि नहीं है? बताइए। मान लीजिए कि कोई टूर्नामेंट चल रहा है, स्कूल का टूर्नामेंट है या कोई ओपन टूर्नामेंट है, आप लोग बैटिंग कर रहे हो, और आपको पता पड़ा, स्कोर बोर्ड पे नजर पड़ रही है, आपको पता पड़ा कि आप 49 पर खेल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट कोशिश करोगे कि हम 1 रन ले लें और 50 पूरा करें, ताकि हमारा अर्धशतक पूरा हो जाए। बस यही चीज यहाँ पर क्रोमियम के दिमाग में है। क्रोमियम ये सोच रहा है कि मैं D4 तक तो आ ही गया हूं, कैसे भी करके मैं जुगाड़ करके D5 बन जाऊं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा। स्थायित्व का क्रम लिखा था मैंने यहाँ पर, तो वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और वो स्थायी होने के लिए क्या करेगा? इसके पास जाएगा, क्योंकि यही है ना इसके पास। तो भाई ये तो ऑलरेडी स्थायी है, ये तो देगा ही नहीं कुछ भी। ये यूं कहता है कि देख भाई तेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, अगर तू एक मुझे दे भी देता है तो भी तू कैसा हो जाएगा? अर्धपूरित। कैसा हो जाएगा? अर्धपूरित। तो तू तो स्थायी होगा ही, लेकिन तेरी वजह से मेरा भी भला हो जाएगा और मैं भी स्थायी हो जाऊंगा। अब इसने ये सोचा कि मेरा एक दे देने से मुझे कोई नुकसान है नहीं, मैं तो ऐसे भी स्थायी हूं और तब भी स्थायी रहूंगा। तो ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन आर्गन 4s1 3d5। ये है आपका इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? क्रोमियम का। 18 5 23 और 1 24। क्लियर? ये क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अपवाद पर क्यों? स्थायित्व के कारण। क्यों है? स्थायित्व के कारण। सेम थिंग यहां देखिए। अब फिर से ये कॉपर सोच रहा है कि यार मैं D9 तो बन गया हूं, 1 रन मिल जाए तो मेरा शतक पूरा हो जाए, मतलब D10 हो जाए और मैं भी स्थायी हो जाऊं। फिर से किसकी मदद लेगा? वो इसकी मदद लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? आर्गन 4s1 3d10। ये बन गया कॉपर। तो ये क्रोमियम एंड कॉपर, इस तरीके से इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। दोनों अपवाद है पर पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों लिखने हैं, ये लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसी गलती करना मत। और बोर्ड वाले भी अधिकतर
इन दोनों से ही संबंधित प्रश्न पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। कारण कि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आप लोगों ने अगर देखा हो कुछ, तो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया था? D1। 21 का आया था D1, 22 का आया था D2, 23 का आया था D3, 24 का आया था D5, फिर D5, D6, D7, D8, D10 और D10। यही आया था ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने क्या कहा था, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? तो इनको संक्रमण तत्व कहते हैं कारण कि रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण। ये आ गया आपका अगला मुख्य कारण। मतलब वे तत्व डी ब्लॉक के अंदर देखो, इसकी क्षमता 10 की है लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। इसमें 8 की, 7 की, 5 की, 5, 4, 3, 2। मतलब डी ब्लॉक के अंदर खाली जगह होने के कारण, उनकी डी कक्षकों की रिक्तिकाओं के कारण हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक तो संक्रमण तत्व है, कारण कि इनके पास डी कक्षकों की अनुपस्थिति है। मतलब ये कि डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके पास खाली डी कक्षक पड़े हुए। देखो सब में खाली है ना डी कक्षक, उनकी क्षमता से इलेक्ट्रॉन खाली है, जगह है, इसलिए तो इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। और मैंने आपको कहा था, कल याद कीजिए, लास्ट में जिंक, कैडमियम और मरकरी, मैंने कहा था ना इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। याद करिए, मैंने कहा था नहीं कहा था? क्यों नहीं कहा था? तो देखिए जिंक के अंदर क्या आ रहा है? D10। और मैंने क्या कहा? खाली होगा तो ही वो संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक तो पूरा भरा हुआ है, अगर खाली होता तो वो संक्रमण तत्व होगा। लेकिन डी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है जिंक में, इसलिए हम उनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। अब जिंक का तो समझ में आ गया, लेकिन एक और प्रश्न आता है। देखिए जिंक के ऊपर कौन सा था? कॉपर। 29 पर क्या था? कॉपर। अब कॉपर में भी तो D10 है, लेकिन हम इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि डी कक्षक खाली होंगे तो ही कहेंगे, लेकिन यार डी भरे होने के बाद भी कॉपर को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उसका कारण मैं अब यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये Cu, ये जिंक, दोनों को कंपेयर करके बताएंगे हम। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना था? 29। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना था? 30। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखने जाएं तो क्या बनता है? आर्गन 4s1 3d10। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाए तो आर्गन 4s2 3d10। ये और ये कौन सी थी इनकी? तलीय अवस्था। तलीय अवस्था का मतलब जानते हो? ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी थी? तलीय अवस्था। और जब ये उत्तेजित अवस्था में जाएगा, जब ये उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो दोनों किसमें चेंज हो जाते हैं? Cu चेंज हो जाएगा Cu+2 और जिंक चेंज हो जाएगा Zn+2। Cu चेंज हो जाएगा Cu+2 और जिंक बदल जाएगा Zn+2। अब ये +2 में जा रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है बाह्यतम कोश से। लास्ट कोश कौन सा है? अब मजेदार बात यहां आती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि सर लास्ट वाला तो 3D है, लास्ट वाला 3D क्योंकि हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में तो भरा। तो हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख देते हैं पता है? आर्गन 4s1 3d8 और फट से गलत। सर आपने जो कहा था बाह्यतम कोश से निकलता है इलेक्ट्रॉन, हमने निकाल दिया। अरे बाह्यतम कोश का मतलब समझिए, ये 1s 2s 3s 4s, तो 4s ये रहा और 3d तो अंदर है। भले आपने इलेक्ट्रॉन भरा 3d में लास्ट में, हमने इलेक्ट्रॉन भरा 3d में लास्ट में है, वो बाह्यतम कोश नहीं है। बाह्यतम कोश कौन सा है? 4s। लास्ट इलेक्ट्रॉन भले 3d में जा रहा है, लेकिन बाह्यतम कोश तो कौन सा है? 4s। अब क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप अंदर जाओगे क्या? सीधी सी बात है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनको निकालोगे आप। तो पहले ये निकालोगे, फिर जरूरत पड़ी तो अंदर जाओगे। तो क्या करोगे, आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप पहले किस में से निकालोगे? S में से। तो एक S में से गया, एक और निकालना है तो वो किससे जाएगा? D से।
तो क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s0 3d9। क्या बना 4s0 3d9। अब देखो, अब जिंक के लिए भी देखो सेम टू सेम, जिंक को भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो भी तो कहां से निकालेगा, बायटम कोश 4s से निकालेगा, आर्गन 4s0 3d10। अब आपको आया कुछ समझ में? तो मैंने क्या कहा था, यहां पर इतना ही लिखा, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण। लेकिन कहां रिक्त कक्षक, तो बताना होगा तलीय अथवा उत्तेजित अवस्था में, या तो उसकी तलीय अवस्था में खाली होने चाहिए या उत्तेजित, तो भी वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। तो देखो कॉपर में क्या था, उसकी तलीय अवस्था में तो डी पूरा भरा हुआ था। कॉपर में क्या था, तलीय अवस्था में डी पूरा भरा था, लेकिन जैसे ही वो उत्तेजित अवस्था में गया, उसका डी कक्षक खाली हुआ कि नहीं हुआ? देखिए डी कक्षक खाली हुआ कि नहीं, कॉमन सेंस लगाइए। मैंने क्या कहा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनमें डी कक्षक जो होते हैं वो रिक्त होते हैं। कहां पर रिक्त होते हैं, या तो उनकी तलीय अवस्था में या उनकी उत्तेजित अवस्था में, कहीं भी डी कक्षक खाली है मतलब वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। इसलिए कॉपर भले तलीय अवस्था में D10 है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में D9 हो जाता है, इसलिए ये तो संक्रमण तत्व कहलाएगा। लेकिन जिंक की हालत देखो आप, जिंक तलीय अवस्था में भी D10 है और उत्तेजित अवस्था में भी D10 है, इसलिए जिंक को हम संक्रमण तत्व कहते नहीं है। जिंक को हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो ये संक्रमण तत्व से संबंधित कहानी अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहने का, तो मैं आपको कल बता चुका हूं, पीरियोडिक टेबल हमारे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, इस तरफ हमको क्या मिलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, और बीच में हमको क्या मिलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। तो एस तथा पी ब्लॉक के बीच में आने के कारण भी डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। एस तथा पी ब्लॉक के बीच में आने के कारण हम इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर धातु है, यहाँ पर अधातु है, बीच में सारे के सारे क्या है, धातु। तो यहां से गुणधर्मों का भी संक्रमण कौन करता है, गुणधर्मों का संक्रमण करने का काम करता है डी ब्लॉक के तत्व। इस कारण भी इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो तीन कारण मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए इनको अच्छे से समझ में आ ले लेना है आपको। अब अगर हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। अब देखो, एक प्रश्न लास्ट टाइम या बिफोर लास्ट ईयर आया था कि Fe+3, क्या था प्रश्न, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रश्न था Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखो आपको पता होना चाहिए, एक तो था आपके पास Fe+3, एक आता है Fe+2। तो Fe+2 को तो हम कहते हैं फेरस, Fe+2 को हम क्या कहते हैं, फेरस, और Fe+3 को हम क्या कहते हैं, फेरिक। Fe+3 को हम क्या कहते हैं, फेरिक। ये चीज पता होनी चाहिए। और वाइवा में पूछता है एग्जामिनर ये छोटी छोटी बातें, Fe+2 रेडिकल को क्या कहते हैं, Fe+3 रेडिकल को क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यूप्रिक, क्यूप्रस, कॉपर में भी तो है, ये कॉपर में भी Cu+2, Cu+, क्यूप्रिक, क्यूप्रस, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए। अब मैंने आपको कहा है Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, प्रश्न में Z बराबर यूं करके इसका परमाणु क्रमांक दे रखा होगा, तो फिर भी मैंने आपको कहा कि आपको तो याद कर लेना है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस 26, कितना है 26, Z=26। ये किसका है, Fe का है, ना कि Fe+3 का। किसका है, Fe। तो पहले भले इसका पूछा है, लेकिन आपका कारण होना चाहिए पहले आप Fe का लिखो। तो Fe का कैसे लिखोगे आप, आर्गन 4s2 3d6, ये लिख दिया आपने Fe का। क्या लिख दिया आपने, Fe का लिख दिया, ये Fe का है। अब आपको कहा है किसका लिखने के लिए, Fe+3। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने, निकालने। क्या करना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। अब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले 2 तो बायटम कोश से निकालोगे और एक यहां से निकालोगे। तो क्या बन गया आपका, आर्गन 4s0 3d5 बना है Fe+3, आर्गन 4s0 3d5। अब अगला देखिए कि मान लो आपको Fe+2 पूछे, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। Fe+2 पूछे तो आर्गन 4s0 3d6, ये बन गया। लेकिन अगर अब आपको प्रश्न ये पूछ ले कोई कि Fe+3 और Fe+2
दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा है? प्रश्न क्या आ गया देखो। अब किस किस को पता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिस जिसको इसका आंसर पता है अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए। Fe+3 Fe+2 कौन सा अधिक स्थायी है? लिखिए फटाफट। Fe+3 Fe+2 कौन सा अधिक स्थायी है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर D6 है, यहाँ पर D5 है। Fe+3 में अर्धपूरित D कक्षक है, इसका स्थायित्व अधिक होगा Fe+2 की तुलना में। तुमको पता पड़ गया ना अर्धपूरित पूर्णपूरित का स्थायित्व क्रम में बता चुका हूं आपको। तो इस तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप मर्जी से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप CO+2 ले लो, Na+2 ले लो, Fe+3 ले लो, ऐसे मर्जी से आप तत्व ले लीजिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके आज का होमवर्क है, ये काम आप लोगों को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले टोटल कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां, 3D, 4D, 5D, 6D। और 3D में आपके सब, आपको 3D का सबका अलग अलग निकालना तो सिखा दिया मैंने, लेकिन आपको कोई पूछे कि 3D श्रेणी का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पूरी श्रेणी का कॉमन पूछ लिया, तो पूरी श्रेणी में आगे क्या दिख रहा था ब्रैकेट में? आर्गन 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 आर्गन, सब में यही था आर्गन। तो एक तो क्या कॉमन आ गया? आर्गन कॉमन था। दूसरा कॉमन था 4s के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन था या 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो आर्गन 4s12, आर्गन 4s12। और क्या आएगा? 3D 1 to 10। यह आ गया आपका 3D श्रेणी का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 3D श्रेणी का। अब ऐसे आपको 4D का पूछे तो याद करिए, मैंने आपको यहां बताया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन 2, 8, 18, 36, 54, 86। 4D सीरीज का पहला तत्व कौन सा है? इट्रियम 39। पहला कौन सा है? इट्रियम 39। तो इट्रियम के नियरेस्ट कौन सा है 39 के? देखो क्रिप्टॉन, तो मैं क्या लिखूंगा ऑब्वियसली ब्रैकेट में, क्रिप्टॉन कितने चले गए? 36 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने भरने? 3 और भरने। पहले किसमें भरूंगा? 5s2, फिर किसमें भरूंगा? 3d1, सॉरी 5s2 4d1 आएगा क्या? 5s2 4d1। यह आ गया क्या? इट्रियम का। तो आगे क्रिप्टॉन 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 आएगा, 5s12 होगा, और क्या होगा? 4d1 से 10, यही होगा ना। आप लिख सकते हो, घर पे ट्राई करो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, बाकी सबका हालांकि है नहीं लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप। तो 4d का क्या कॉमन आया? आगे अब चेंज हो गया क्रिप्टॉन, 4s आपका हो गया 5s12 और 3d अब आपका हो गया 4d1 to 10। समझ में आ चुका होगा सबको ये बात अच्छे से। अब आपका क्या आ गया? यहां तक का हिसाब क्लियर। अब इट्रियम के बाद 5d में कौन सा आया? लेंथेनम। कौन सा आया? लेंथेनम। लेंथेनम के अंदर कितने हैं? 57। 57 के नियरेस्ट कौन सा आ गया? ज़ीनॉन। तो ज़ीनॉन को लिख दिया हमने ब्रैकेट में, 54 हो गए। 54 के बाद क्या आएगा? 6s2 और क्या आएगा? 5d1। तो 54, 2 56 और 57 हो गया। बट यहां पर क्या होगा? जैसे ही आप आगे जाओगे तो 4f14 एक जुड़ जाएगा बीच में। क्या जुड़ जाएगा? 4f14। जैसे इसके बाद तो 14 एलिमेंट निकाल दिए थे ना अपने, 57 के बाद 14 निकाल दिए, तो वो 4f1 4f2 4f3 4f5 तो 14 तक भरेगा, फिर वापस आएगा 5d में। तो लेंथेनम के बाद अगला तत्व मैंने आपको कौन सा बताया था? हर्फेनियम। अगर मैं अब आपको बताऊं कि हर्फेनियम का भरो, हर्फेनियम का परमाणु क्रमांक क्या बताया था मैंने? 72। हर्फेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना हो क्या लिखोगे? ये तो हो गया ज़ेनॉन। ज़ेनॉन में कितने भरे आपने? 14। ज़ेनॉन में कितने भरे? 14। 14 के बाद सॉरी ज़ेनॉन में भरे आपने 54। 54 के बाद 2 भर दिए 6s में, 56। 56 के बाद आपने 14 भर दिए 4f में, 70 और ये 2 72 आया। 5d1 के बाद ये आया। तो अब आपका ऐसे ही चलेगा आगे, 6s2 4f14 5d3 5d4। तो आपका यहां पर क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो एक तो आ गया क्या? ज़ीनॉन 6s12 5d1 to 10। और ऐसे ऐसे 6d में क्या आ जाएगा? रेडॉन। और यहां पर आ जाएगा 7s12
6d1 तो ये 3d श्रेणी, 4d श्रेणी, 5d श्रेणी, 6d श्रेणी, इन सबका आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमको क्या पढ़ना पता है, डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणधर्म, इसलिए मैंने इसको लिखा। भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहला भौतिक गुणधर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पूछा कि पूरे डी ब्लॉक का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पूरे डी ब्लॉक का, तो पूरे डी ब्लॉक के लिए आप क्या लोगे काम में, तो देखिए आगे बार बार आपको क्या मिल रहा है, अक्रिय गैसें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, भले बदल रही है पर है तो ये अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसों के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं Ig, इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैसेस कह सकते हो। Ig मैंने लिख दिया है इनके लिए। अब देखो यहां क्या था, 4 5 6 7 3 4 5 6 चेंज हो रहा है बार बार, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पर NS 1 2 लिख सकता हूं, क्योंकि n की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, 4 5 6 से नहीं लिखूंगा, n लिखूंगा। वो आप जिसकी बात कर रहे हो उसकी बात आप कर लो। और यहां पीछे क्या आ जाएगा, n-1 d1 2 10। ये आ गया पूरे डी ब्लॉक का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो इन सबका अलग अलग, 3d का अलग, 4d का अलग, 5d का अलग, 6d का अलग। और ये जो मैंने लिखा है वो उस पूरे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनर्ट गैस NS12 n-1 d1 2 10। तो यहां तक आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों। अगला हमारा टॉपिक भौतिक गुणधर्मों में हम सबसे पहले देख चुके थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें पूरे डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख चुके हैं। अगला हमारा आ रहा है धात्विक गुण। अगला गुणधर्म भौतिक गुणधर्मों में आता है धात्विक गुण। ध्यान से देखना, हमारे पास आवर्त सारणी का नजारा कुछ इस तरीके से होता है। इस रिक्ति आवर्त सारणी जिसके अंदर पहला और दूसरा, ये तो दोनों कौन से हो गए, एस ब्लॉक। कौन से हो गए, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का पहला तत्व हाइड्रोजन। तो एस ब्लॉक में हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, धातु। पी ब्लॉक में जब आप आओगे तो पी ब्लॉक के नीचे के कुछ तत्व जो होते हैं वो धातु होंगे, अधातु भी मिलेंगे आपको और उपधातु भी मिलेंगे। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो आपको एक अधातु मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेंगी, धातु है। इसकी अगर मैं बात करूं किसकी, पी ब्लॉक की, तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों मिलेंगे। लेकिन डी ब्लॉक की खास बात क्या है पता है, डी ब्लॉक के अंदर जो आपको 40 तत्व मिल रहे हैं वो 40 और 40 क्या है, धातु। सबसे मजेदार बात, डी ब्लॉक के अंदर मिलने वाले सभी 40 तत्व 40 के 40 क्या है, धातु है। सभी 40 तत्व क्या है, धातु। अब धातु है तो धातु के गुणधर्मों को ये फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। कौन कौन से धातु के गुणधर्म, तो देखिए धातु का पहला गुणधर्म आप याद कीजिए। पहला गुणधर्म क्या, कठोरता। पहला गुणधर्म धातु का क्या, कठोरता। आप सबको पता है सामान्यतया सभी धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है। इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, कठोरता का गुणधर्म। तो जनरली सारे धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, उनको हम तोड़ मरोड़ या तोड़ नहीं सकते। तो ये था कठोरता, पहला गुणधर्म। दूसरा याद कीजिए, दूसरा गुणधर्म इनका था अघात वर्धनीयता। अगला देखिए कौन सा था, अघात वर्धनीयता। अब अघात वर्धनीयता का मतलब क्या, तो आपको क्या करना है, धातु को पीटना है। देखा होगा आपने, धातु को पीट पीट के उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती है, चद्दरें बनाई जाती है। और ये धातुओं की क्षमता होती है, धातुओं का गुणधर्म है कि वो पीट कर पतली शीट में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा ये जो टीन शेड बनते हैं, पथरे जानते हो ना सर, टीन शेड, तो वो है एल्यूमिनियम फॉइल। आप ले लीजिए, एल्यूमिनियम भी तो क्या है, मेटल ही है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल बना जाती है, तो उसको भी पतली शीट की तरह कन्वर्ट किया गया है। तो ये सब धातु के गुणधर्म है जिससे उनको पीट पीट के पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा ले लीजिए इसका गुणधर्म तन्यता।
तीसरा कौन सा ले लीजिए आप, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या, तो धातुओं को पीट पीट कर और खींच कर, धातु को पीट कर तो बनाते हैं अपन शीट, और धातु को खींच कर पतले वायर में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वायर में। और इसी गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता। आप लोग देख लीजिए, वायर केबल जो होती है ना, वो हमेशा धातुओं की बनी हुई होती है। कौन सा, तो कॉपर है, जिंक है, ऐसे। तो कॉपर, जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम के तार आते हैं, ठीक है, लोहे के तार आते हैं, आता है ना, लोहे के तार सेंटिंग वगैरह में काम में लिए जाते हैं, छत वगैरह में काम में लेते हैं ना, लोहे के तार, एल्यूमिनियम के तार, ठीक है। एल्यूमिनियम के तार की जो जाली आती है, मच्छर जाली, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी तो पतले पतले तार ही तो है। कॉपर वायर जो लाइट फिटिंग में यूज में आप लेते हो, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए धातुओं के इसी गुणधर्म को कहते हैं तन्यता, जिसके अंदर उनको खींचकर पतले वायर में बनाते हैं वो तन्यता, पीट कर पतली शीट बनाई जाती है वो आघात होती है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे सर्वाधिक विद्युत का सुचालक कौन सी धातु होती है, सर्वाधिक विद्युत का सुचालक कौन सी होती है, तो वो होती है चांदी। कौन सी होती है, चांदी, सिल्वर। ये सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सर्वाधिक सुचालक। लेकिन हम इसके वायर हम नहीं रख सकते क्योंकि चोरियां हो जाएंगी और महंगा भी पड़ता है, चोरी का डर रहता है, और महंगे होने के कारण हम इसका उपयोग घरों में वायरिंग में काम में नहीं लेते हैं, जबकि सर्वाधिक सुचालक ये है। इसलिए हम चांदी की बजाय क्या लेते हैं, कॉपर। कौन सा लेते हैं, कॉपर, ठीक है। चौथा आपका आता है सोनोरस। इसको मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन आप इसका मतलब समझ जाए। सोनोरस का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर जाते हो आप, मंदिर जाते हैं आपने घंटी बजाई, कौन सी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, तो धातु है ना, पीतल होगा, आयरन होगा, पीतल की बनी हुई है। आप उसको जोर से बजाते हो, साउंड जनरेट करता है। आपने उसको जोर से बजाया, उसने साउंड जनरेट किया। तो मेटल्स की तो खास बात है, ये कौन कर सकता है, मेटल्स कर सकते हैं। मेटल्स को आपने बजाया, वो साउंड बनाता। आपने देखा किसी मंदिर में लकड़ी की घंटी हो, ऐसा क्या आपने किसी मंदिर में देखा कि घंटी पूरी लकड़ी की बनी हो, तो लकड़ी की घंटियां कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया था, जितने भी बनी हुई है जो आवाज करने वाली चीजें, वो सब आप देखिए, आप ले लीजिए एग्जांपल के लिए, आप एक लकड़ी को लीजिए, उसको चम्मच की सहायता से बजाइए, और एक आप एल्यूमिनियम की थाली लीजिए, उसको चम्मच की सहायता से बजाइए। कौन साउंड जनरेट करता है, क्या उस लकड़ी से आवाज आएगी, पर वो इतना फ्रिक्वेंट, मतलब अपन कहते हैं ना, आवृत्ति की ध्वनि को नहीं बनाएगा जितने आवृत्ति की ध्वनि को वो थाली बनाती है या एल्यूमिनियम बनाता है। और इसीलिए स्कूल के अंदर जो घंटियां होती हैं वो भी तो मेटल की होती है। तो ये अगला गुणधर्म सोनोरस धातुओं का, जिसके तहत वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग को, तो घनत्व, घनत्व इनका कैसा होता है, धातुओं का उच्च घनत्व होता है। उसके बाद आप ले लीजिए इनका गलनांक, पतनांक। तो इनके गलनांक एवं पतनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके बाद आप ले लीजिए, गलनांक पतनांक की बात होगी, गलनांक और पतनांक के बाद आप ले सकते हो इनका चालकता। क्या ले सकते हो, चालकता। तो धातुएं सामान्यतया विद्युत की चालक होती है। तो हमने क्या बताया कि डी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी धातुएं होती हैं, इसलिए वे धात्विक गुणों को प्रदर्शित करती है। धात्विक गुण कौन कौन से, कठोरता, अघात वर्धनीयता, तन्यता, सोनोरस, घनत्व, गलनांक और चालकता। ये कुछ गुणधर्म जो है वो डी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करेंगे। अब हम अगले गुणधर्म के तरफ आते हैं, अगला भौतिक गुणधर्म जिसकी हमको बात करनी है। और इसीलिए मैंने कहा था आप चैप्टर 11 क्लास 11 का थर्ड चैप्टर पढ़ें, और उसी से आधार पर ये टॉपिक है हमारा, तो उसकी हम बात करेंगे। तो अगला है आपका आयनन ऊर्जा, या इसको आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी। तो डी ब्लॉक के तत्वों में आयनन एंथैल्पी कैसे बदलाव करती है, तो आप पहली सीरीज ले लीजिए। मैंने पहले ही कहा आपको दिमाग में कौन सी रखनी है, 3D श्रेणी ही पढ़नी है, और उसी के आधार पर हम सारी चीज बताएंगे। तो 3D श्रेणी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्कैंडियम, एटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 3D श्रेणी 10 तत्व, इनकी बात करनी है। और आयनन एंथैल्पी, तो आप देखो ये वर्ग संख्या 3 है और ये वर्ग संख्या 12। तो आप कैसे जा रहे हो वर्ग में, वर्ग में बाएं से दाएं जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर आप कहां से जा रहे हो, ये 3 है, ये 12 है, वर्ग में बाएं से दाएं जा रहे हो,
और क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और 11 का टॉपिक याद कीजिए कि आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले नीचे वाला देख लो। तो नीचे आने पर क्या था, पहले एक ही कक्षक था, फिर 2 हुए, फिर नीचे आने पर 3 हुए, फिर नीचे आने पर 4 हुए। तो नीचे की ओर आने पर क्या हुए, कक्ष की संख्या में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। और क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो ये ज्यादा कस के पकड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन दूर गया तो थोड़ा सा इनका अट्रैक्शन कम होगा, आकर्षण कम होगा, और दूर गया आकर्षण कम, और दूर गया तो आकर्षण कम। तो सबसे पहले मुझे बताइए आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी हम कहते हैं किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए लगाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो देखो ये इतना पास में है, इसको निकालना आसान होगा, किसको निकालना आसान होगा, कॉमन सेंस लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए। ये तो पास में है तो ये ज्यादा आकर्षित होगा, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। फिर नीचे हो गया तो कम ऊर्जा, कम ऊर्जा, कम ऊर्जा। मतलब एक बात हमको क्लियर होगी कि वर्ग में नीचे की ओर आने पर, वर्ग में नीचे की ओर आने पर क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, कम ऊर्जा लगानी पड़ रही है ऊपर से नीचे आने पर, और ऊपर से नीचे आने पर कम लगानी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। तो पहली चीज याद रखिए, क्या होगा डिब्लोक के तत्वों में, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। क्यों, वो देखना। तो क्यों, तो यहाँ क्या था 21, यहाँ क्या था 22, यहाँ क्या था 23, यहाँ क्या था 24। तो क्या हो रहा था, तो आपके यहाँ पर प्लस चार्ज था, पहले यहाँ प्लस चार्ज 21 था तो ये इतना खींचेगा, फिर आप आगे आए तो प्लस चार्ज 22 हो गया तो ज्यादा खींचेगा, फिर प्लस चार्ज आ गया 23 तो वो और ज्यादा खींचेगा, फिर प्लस चार्ज आ गया 24 तो और ज्यादा खींचेगा। मतलब क्या कि इन इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक की और आकर्षण होना कौन सा गुणधर्म है, क्लास 11, इसलिए मैं बार बार कहता हूं वो पढ़ो पहले आप। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का अपने नाभिक की ओर आकर्षित होना, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अपने नाभिक की ओर आकर्षित होने का गुणधर्म क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब क्या कि वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खींचे जा रहे हैं, और वो ज्यादा खींचे जा रहे हैं तो उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो यहाँ 21 ही थे तो कम, यहाँ 22 तो और ज्यादा, 23 तो और ज्यादा, 24 तो और ज्यादा, 25 तो और ज्यादा। तो एक तो फैक्टर आपका कौन सा हो गया, जेड इफेक्टिव। देखो ऊपर से नीचे वाले की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बाएं से दाएं ही जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाएं से दाएं की बात करूंगा। तो आपको क्या देखने को मिला कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव कारक के कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, ये आपने देखा। पर यहां पर क्या हुआ, एक और फैक्टर आ गया, और वो कौन सा फैक्टर था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं आवरण प्रभाव। क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव। ये भी पढ़ रखा होगा आपने। पहले सिर्फ एक आया था प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब एक और आ गया आवरण प्रभाव। दो कारक है हमारे पास, पहले एक ही कारक था प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब 2 कारक हो गए, आवरण प्रभाव भी है। तब आप क्या करोगे, तो देखो आवरण प्रभाव क्या करता है, तो आवरण प्रभाव का मतलब क्या होता है, ये नाभिकीय आवेश है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये अंदर की ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक आवरण बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण है वो कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं आवरण प्रभाव। तो इसको कहते हैं आवरण प्रभाव। तो अब क्या होगा, पहले एक ही कारक देखा आपने, ये तो आपने कह दिया कि बढ़ेगी, लेकिन अब तो आपके पास एक और चीज आ गई। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, क्यों, अब उसको ध्यान से समझना। ये प्लस चार्ज, चलो 21 का इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिखकर बता देता हूं। तो आपने पहले तो भरा इसमें 1s2,
फिर इसमें बना 2s2, 2p6, फिर बना 3s2, 3p6, फिर बना 4s2 और फिर बना 3d1। ऐसे बना ना। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर अच्छे से आकर्षित हो रहे हैं, अच्छे से आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अब देखो यहां तो 4s2 ही है। जैसे ही आप आगे बढ़े 22 तक तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया। फिर आप आए 23 पर, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। फिर आप आए 24 पर, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। फिर आप आए 25 पर, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। मतलब ये कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, लेकिन अंदर की और इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन अंदर बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए अंदर की और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, आवरण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। पहले क्या, तो यहां पर क्या हुआ, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो पहले क्या हो रहा था, साइज छोटी हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ रही थी, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़े, ध्यान से समझना, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़े, बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन है। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ने से रोक दिया और ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे, तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही साइज बढ़ेगी, जैसे ही साइज बढ़ेगी वैसे क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान घट जाएगा। तो आपका संबंध क्या बनता है यहां पर, आयनन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणुवीय आकार। मतलब परमाणु का आकार जितना बड़ा उतनी कम आयनन ऊर्जा, और परमाणु का आकार जितना कम उतनी ज्यादा आयनन ऊर्जा। तो अगला आप यही पढ़ेंगे हम, परमाणुवीय आकार। तो उससे आपको ये पता पड़ जाएगी, परमाणुवीय आकार अगर पता पड़ जाती है तो संबंध याद रखो, जितना ज्यादा परमाणुवीय आकार उतनी कम आयनन ऊर्जा। तो इसके आगे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक बार परमाणुवीय आकार। तो ये तो आपको पता पड़ गई होगी कि क्या होगा, यहां तक कुछ और अलग कारक काम कर रहा था, यहाँ पर कुछ अलग कारक काम करेगा। इसको मैं एक बार परमाणुवीय आकार से अच्छे से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला गुणधर्म हम लेंगे परमाणुवीय आकार। अगला हम कौन सा लेंगे, परमाणुवीय आकार। अगला हम लेते हैं परमाणुवीय आकार, एटॉमिक साइज इसको कहते हैं हम। तो वही बात कर रहे हैं हम किसकी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इसकी बात कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, इसमें भी क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आने पर कक्ष बढ़ रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। कारण कि परमाणु का आकार पहले इतना ही था, फिर ये 2 हुए तो आकार इतना हो गया, फिर ये 3 हुए तो परमाणु का आकार और बढ़ा। तो ये तो ठीक है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो बाएं से दाएं जाने पर देखो तो यहां था 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो इसको समझना। मैं ये कह रहा हूं 21 है, तो ये आपका प्लस चार्ज नाभिक, यहां पर आपने भरे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। किसमें भरे, 1s में। फिर ये आपने भरे 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आपने भरे 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आप आगे थर्ड में, ये आपने 3s के भरे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आपने 3p के भरे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आप आगे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया 3d का 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बड़ा। तो आपका आकार देखो, ये पूरा आकार हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहां पर कौन सा कारक देखते हैं हम, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश। कौन सा देखा आपने, प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्टिव। तो यहां अंदर की इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ आवेश है 21। तो ये उतना जोर से आकर्षित करेगा, इसको करेगा कि नहीं करेगा। पहले 21 था, अब 22 हो गया, आगे बढ़ते ही क्या हो गया 22। तो मुझे बताइए ज्यादा आकर्षण किसमें होगा, 21 वाला ज्यादा खींचेगा या 22 वाला ज्यादा खींचेगा। कॉमन सेंस है, 22 वाला ही ज्यादा खींचेगा। फिर आप और आगे आए तो 23 वाला ज्यादा खींचेगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो Z इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो ये इसको अंदर की ओर ज्यादा खींचेगा। तो ज्यादा खींचेगा तो आकार क्या होता है, घटता है। आकार क्या हुआ, घटा। तो क्या समझ में आया, मैं वो लाइन लिख रहा हूं, क्या, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या हुआ, Z इफेक्टिव बढ़ा,
बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले 21 था, फिर 22 हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ा। और आपको पता होना चाहिए जेड इफेक्टिव परमाणु के आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार क्या हुआ आपका, आकार घटेगा। तो हमको क्या बताया कि स्कैंडियम से लेकर जिंक की ओर जाने पर आकार घट रहा है, आकार घट रहा है। लेकिन वो तो अभी तक आपने एक ही देखा, और हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास दूसरा भी एक कारक आ जाता है जिसका नाम है आवरण प्रभाव। क्या नाम है? आवरण प्रभाव। तो क्या होगा, अब मैं फिर इसको समझा रहा हूं। यहां तक तो ये आपको पता पड़ी कि घट रहा है, ये देखा आपने। कौन कह रहा है वो आपको? जेड इफेक्टिव कह रहा है। जेड इफेक्टिव आपको कह रहा है कि आकार घटना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, ये आपका है नाभिक, ठीक है, ये आपका 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉनों को इनकी ओर खींचना है, यही है ना जेड इफेक्टिव। लेकिन देखो पहले यहाँ था 3D1, एक ही था, नो डाउट ये खींच लेगा। फिर था 2, वो भी खींच लेगा। 3 तो भी खींच लेगा। 4 और 5 तक तो और भी ये जोर लगाएगा। कौन? जेड इफेक्टिव। लेकिन जैसे यहां पर हो गए 6, फिर जेड इफेक्टिव कहेगा कि साहब अब मेरा बस का नहीं है। क्यों नहीं है मेरे बस का? क्योंकि अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहे हैं? आवरण प्रभाव। क्या कर रहे हैं? आवरण प्रभाव। मतलब हमारा दोनों के बीच में जो आकर्षण था वो ये खत्म कर रहे हैं। मतलब ये कि अब ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, समान आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। तो देखो आपको जेड इफेक्टिव तो क्या कह रहा था? आकार घटेगा। लेकिन यहाँ पर आवरण प्रभाव आपको क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आवरण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आकार भी बढ़ेगा। देखो कितनी मजेदार बात होगी। आपको एक क्यों कह रहा है घट रहा है, एक क्यों कह रहा है बढ़ रहा है, दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा? तो एग्जैक्टली ये होगा कि 3D श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक परमाणु का आकार बढ़ता है, फिर फेरस, कोबाल्ट और निकल में लगभग समान रहता है, फिर कॉपर से जिंक में बढ़ता है। ये ट्रेंड आया आपके पास। क्या आया? ट्रेंड। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार लिख देता हूं यहां पर। अब आपको क्या मिला? आवर्तिता क्या मिली? तो आवर्तिता ये मिली कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्या हुआ? आकार घटेगा। यहां क्या हुआ? आकार घटेगा। फिर फेरस, कोबाल्ट और निकल क्या होगा? लगभग समान रहता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल आकार क्या? लगभग समान रहेगा। और फिर क्या होगा? कॉपर से लेकर जिंक तक आकार बढ़ेगा। देखो तीनों चीजें हुई, घटा भी सही, बढ़ा भी सही और समान भी रहा। तो ये ट्रेंड मिला। अब अगर आपको कोई पूछे कि कॉपर और जिंक में आकार किसका बढ़ा है, तो जिंक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? जिंक का। अब मैंने आपको कहा था कि परमाणुीय आकार से आयनन ऊर्जा समझ में आ जाएगी। तो बताइए परमाणुीय आकार और आयनन ऊर्जा में क्या संबंध था? तो परमाणुीय आकार आयनन ऊर्जा के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था। तो देखो जहां पर आकार घट रहा है, जहां पर आकार घट रहा है वहां पर आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो हमने क्या कहा? स्कैंडियम से मैग्नीज आकार घटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आयनन ऊर्जा बढ़ी। यहां पर समान, तो आयनन ऊर्जा भी लगभग समान। और ये कॉपर टू जिंक आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। आयनन ऊर्जा घटेगी। अब मुझे बताओ कि कॉपर और जिंक में आकार जिंक का ज्यादा था तो आयनन ऊर्जा जिंक की कम होगी। आयनन ऊर्जा किसकी अधिक होगी? मुझे बताइए। कॉपर की, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। लेकिन मजेदार बात बताओ, यहां पर आयनन ऊर्जा भी जिंक की अधिक होगी जबकि उसकी साइज अधिक है। इसका कारण है, मैं कारण बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। भले जिंक आकार में बढ़ा है लेकिन आयनन ऊर्जा भी उसकी अधिक होती है। पहले तो ये चीज, और इतने में ये समझ लेना आयरन, कोबाल्ट, निकल ये लगभग समान रहता है। इसको प्रैक्टिकली देखा गया है और यही कारण था कि इनके गुणधर्म समान होते हैं। ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है। आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों चुंबक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, डोबेराइनर ने अपने ट्रिक के अंदर इन तीनों का एक समूह बनाया था। डोबेराइनर ने भी अपने ट्रिक के अंदर इन तीनों का समूह बनाया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कॉपर और जिंक में जिंक आकार में बड़ा है फिर भी उसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। क्यों? उसका कारण देखिए,
तो ये है आपका कॉपर और ये है आपका जिंक। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s1 3d10 और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो आर्गन 4s2 3d10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित होने के कारण कैसा है? स्थायी है। कैसा है? स्थायी। और आयनन ऊर्जा किसको कहते हैं हम? जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आयनन ऊर्जा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, तो यहां से निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि ये तो कम स्थायी है और यहां देखो ये स्थायी है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां पर ऊर्जा आपको अधिक लगानी पड़ेगी। तो ये बात होगी परमाणु आकार और आयनन ऊर्जा की। आगे कुछ और गुणधर्म है जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो यहां तक आज का लेक्चर हमारा पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आज जो चीजें पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेरीज है आपके दिमाग में और कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ तक का वीडियो आप देख लें। सबसे अच्छी बात कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। बेल आइकन दबाते ही आपको जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिनको लॉकडाउन के दौरान इन वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अभी इस माहौल में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रख सके और लगातार पढ़ाई कर सके। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। जितना ज्यादा रेस्पॉन्स आएगा उतने ज्यादा वीडियो हिंदी मीडियम के अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप सभी मिलकर इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करें। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।